नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश के संस्थापक बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को चौसा और बिलगांव के युद्धों में हराकर पुनः सत्ता के ऊपर अधिकार स्थापित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाले शेरशाह सूरी का अध्ययन करेंगे, जिसने अपने 5 वर्ष के छोटे से शासनकाल में ही एक ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की नींव रखी जिससे उसकी गणना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रबुद्ध शासकों में की जाती है। उसकी उन्नत और श्रेष्ठ नीति प्रशासनिक व्यवस्था ही आगे चलकर अकबर की शासन नीति का आधार बनी। यही कारण है कि उसे न केवल अकबर का अग्रगामी माना जाता है, बल्कि बुलजले वेग जैसे महान इतिहासकारों ने उसे भारत के मुसलमान शासकों में सबसे महान शासक माना है। आज हम अपने इस वीडियोस में शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित शासन प्रबंध के अंतर्गत किए गए मौलिक परिवर्तनों के साथ ही प्रशासनिक सुधारों का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। समकालीन इतिहास ग्रंथ अब्बास का सरवानी की तारीख शेरशाही से हमें शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो मूल रूप से अकबर के समय लिखी गई। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी है। इस ग्रंथ के अंदर भी शेरशाह सूरी के द्वारा साम्राज्य विस्तार की उसकी नीति और उसके शासन प्रबंध के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसकी शासन नीति का जो केंद्र बिंदु रहा है वो रहा है सम्राट का पद। शेरशाह सूरी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि शेरशाह सूरी अपने राज्य का जो सर्वोच्च पद के ऊपर वो आसीन था और शासन की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। उसका शासन तंत्र एक तांत्रिक व निरंकुशतापूर्ण था। वह स्वयं कानून को बनाता और उसे लागू करता था। एक प्रकार से कहें कि शासन की समस्त जो केंद्रीय शक्तियां थी वो सम्राट के हाथों में केंद्रित थी, यानी कि शेरशाह सूरी के हाथों के अंदर जो है केंद्रित थी। शासन की सुविधा की दृष्टि से उसने शासन को अनेक भागों के अंदर बांटा हुआ था और उसके अंदर मंत्री नियुक्त किए गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने अपनी केंद्रीय शासन व्यवस्था को अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो है विभाजित किया हुआ था, यानी कि शासन की शक्तियां एक तरह से विकेंद्रीकृत उसके द्वारा की गई थी। इसमें जो अनेक विभाग थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग माना जाता है वह है दीवाने वजारत। इस विभाग के मंत्री को वजीर कहा जाता था। इस विभाग का जो मूल कार्य था वो राजस्व और वित्त विभाग से संबंधित जो कार्य है वो इस विभाग के द्वारा किया जाता था और इस विभाग का जो प्रधान था वो वजीर कहलाता। इसके बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने आरिज। यह विभाग सेना से संबंधित विभाग था और इसके मंत्री को आरिज मुमालिक कहा जाता था और यह सेना की भर्ती करना और सेना को संगठित करने का जो कार्य है वो इस विभाग के द्वारा किया जाता था। यद्यपि सेना का जो नेतृत्व है वो सेना नायक के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस विभाग का कार्य मूल रूप से सेना से संबंधित भर्ती कार्य को करना था। तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने रसालत। ये एक तरह से विदेश विभाग था जिसमें विदेशों से संबंध स्थापित करना, पत्र व्यवहार करना आदि इस विभाग का प्रमुख कार्य था। चौथा अहम विभाग दीवाने इंसा था और इसका मुख्य कार्य शाही घोषणाएं करना और आदेशों को प्रसारित करना इस विभाग का कार्य था। पांचवा महत्वपूर्ण विभाग जो था वो था दीवाने काजा, जो कि न्याय विभाग था और इसका प्रमुख जो है वो काजी उल कुजात कहलाता है, जो वर्तमान के जैसे मुख्य न्यायाधीश की भांति जो है एक तरह से इसका पद था और ये न्याय से संबंधित विभाग था। इसके बाद जो छठा महत्वपूर्ण जो विभाग था वो था दीवाने बरीद। यह गुप्तचर विभाग था और इसका मुख्य कार्य प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी देना तथा डाक व्यवस्था का भी कार्य इस विभाग का कार्य। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी ने अपने केंद्रीय शासन प्रबंध के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण मंत्रियों की या 6 महत्वपूर्ण विभाग इसके द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसका अलग अलग इनसे संबंधित कार्य था, अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य था। और इस प्रकार से उसने अपने शासन प्रबंध को प्रारंभिक चरण में जो केंद्रीय स्तर पर शासन सुविधा की दृष्टि से उसे विकेंद्रीकृत किया हुआ था। केंद्रीय शासन के बाद हम चलते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। महान इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह ने अपने राज्य को 66 सरकारों में बांटा हुआ था। प्रांतीय शासन आज के ऐसे ही हैं जैसे कि संभाग स्तरीय के जो शासन होते हैं वर्तमान संदर्भ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार इसने शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को 66 सरकारों के अंदर जो है बांटा हुआ था और ये सरकार ही प्रांत या इक्ता कहलाते थे मूल रूप से। और इसके अंदर 2 अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था। पहला जो अहम अधिकारी था वो था मुख्य सिकदार। यह एक सैनिक अधिकारी होता था जो प्रांत के अंदर
कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो था मुंसिफ। ये मूल रूप से एक ऐसा अधिकारी था जिसका कार्य दीवानी संबंधी मामलों की सुनवाई करना और उस क्षेत्र के राजस्व संबंधी मामलों को भी निपटाना था। यह साथ ही इसका वित्त विभाग के ऊपर भी इसका नियंत्रण था, प्रांतीय वित्त विभाग के ऊपर भी इसका नियंत्रण था। प्रांतों को शेषा सूरी ने अनेक परगनों में बांटा हुआ था तथा प्रत्येक परगने के ऊपर 4 अधिकारी उसकी शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। इस परगने की शासन व्यवस्था के अंदर मूल रूप से जो 4 अधिकारी थे, इसमें पहला जो अधिकारी था वो था सिकदार, जो पूर्व की भांति ही प्रांतीय शासन व्यवस्था की भांति ही ये एक सैनिक अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था, जिसका मूल कार्य परगनों के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी इस अधिकारी के ऊपर थी। दूसरा महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो था मुंसिफ, जो कि राजस्व व्यवस्था का विभाग का अध्यक्ष था और इसका कर निर्धारण संबंधी कार्य जो है इसके द्वारा किया जाता था। तीसरा जो अधिकारी था वो था खजांची। खजांची का कार्य था राजस्व को एकत्रित करना और अपने परगने से संबंधित आय व्यय का रिकॉर्ड भी इसके द्वारा रखा जाता था। और चौथा महत्वपूर्ण अधिकारी था कारकुन। एक तरह से लिपिक का कार्य जो है इसका द्वारा किया जाता था और इसका कार्य फैसलों का रिकॉर्ड रखना और एक हिंदी और फारसी भाषा का जो लिपिक मूल रूप से होता था, यानी कि 2 कारकुन लगे हुए थे प्रत्येक परगने के अंदर, एक हिंदी भाषा से संबंधित और एक फारसी भाषा से संबंधित। तो इस प्रकार परगने की शासन व्यवस्था को मूल रूप से 4 भागों के अंदर बांटा गया। इसमें 4 शासन अधिकारी थे, सिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन। परगनों को पुनः ग्रामों के अंदर बांटा गया और ग्राम इस शासन व्यवस्था की, यानी कि कह सकते हैं शेषा सूरी के शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, जिसमें पटवारी और मुकद्दम 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे और यही ग्रामीण के अंदर जो है शांति व्यवस्था को स्थापित करने का भी कार्य करते थे। इसके अलावा चौकीदार की व्यवस्था वहां पर की गई थी, जो इनकी सहायता करता था राजस्व वसूल करने के अंदर। ग्रामों के अंदर पंचायत स्थापित थी, जो कि मूल रूप से न्याय करने का कार्य भी करती थी। तो इस प्रकार समग्र दृष्टि से अगर हम देखें इसकी शासन व्यवस्था को शेषा सूरी की, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर मूल रूप से 6 अधिकारी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था को इन्होंने प्रांतों के अंदर बांटा, प्रांतों के बाद परगनों के अंदर, परगनों के बाद सबसे जो छोटी इकाई थी शासन व्यवस्था की वो थी ग्राम। अब हम चलते हैं भूमि का संबंधी व्यवस्था इस काल में कैसी थी। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की जो भूमि कर व्यवस्था को एक तरह से पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया है। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप कराकर उसे 3 भागों के अंदर विभाजित किया, उत्तम, मध्यम और निम्न। इसके काल के अंदर उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का एक पट्टा दिया जाता था और उसे कबूलियत नामक प्रलेख पर भी स्वीकृति ली जाती थी। या कह सकते हैं एक ऐसा दस्तावेज था जिसके ऊपर उसके किसान को दी जाने वाली भूमि का संबंधित रिकॉर्ड उसके अंदर रखा जाता था, जिसके अंदर उसके किस प्रकार की उसे भूमि उसे आवंटित की गई है, उस भूमि से किस प्रकार के कर जो वसूल किए जाते हैं, इस प्रकार के समस्त जो जानकारी थी वो कबूलियत नामक जो प्रलेख के अंदर जो है दर्ज की जाती थी और जिसके ऊपर उस किसान से संबंधित हस्ताक्षर लिए जाते थे, जिसमें उसके द्वारा भूमि कर से संबंधित नियमों की स्वीकृति दी जाती थी। इसके अलावा अनेक प्रकार के कर भी उसके द्वारा लगाए गए। कह सकते हैं एक मौलिक परिवर्तन जो इस काल के अंदर देखने को मिलता है वो था जरीमाना। पहला, भूमि निरीक्षकों को मेहनताने के रूप में यह कर दिया जाता था, जो मूल रूप से उनकी उपज का 2.5% तक होता था। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कर इस समय वसूल किया जाता था वो था मुहासिलाना, जो 2.5 से 5% तक यह कर लिया जाता था, जो मूल रूप से भूमि कर वसूल करने वाले को मेहनताने के रूप में देने के लिए वसूल किया जाता था। इसके अलावा दहेय अस्त्री नामक एक कर और लगाया गया था, जो प्राकृतिक प्रकोपों से भंडार इकट्ठा करने हेतु यह कर वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार से भूमि कर व्यवस्था को भी शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की इस भूमि कर व्यवस्था को एक तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है और साथ ही नवीन कर व्यवस्था भी इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। अगर सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की दाग और हुलिया प्रथा को भी पुनर्जीवित किया। साथ ही सैनिकों को इस काल में भी अलाउद्दीन खिलजी के समय के भांति ही नगद वेतन दिए जाने की प्रथा को भी वापस शुरू किया गया।
शेषा स्वयं सैनिकों की नियुक्ति और पदोन्नति भी करता था। उसकी सेना के अंदर लगभग 1.5 लाख घुड़सवार और 25,000 पदाति सैनिक थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सेना के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। तो एक प्रशिक्षित सैन्य व्यवस्था की उसके द्वारा स्थापना की गई, जिसके अंदर दाग और हुलिया प्रथा को अपनाया गया और सैनिकों को जागीर देने के स्थान के ऊपर नगद वेतन दिए जाने की प्रथा भी शुरू की गई। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शेषा ने एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को अपनाया था। वह स्वयं अपने साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार को वह अपनी अदालत भी लगाता था। लेकिन न्याय करने का कार्य वह स्वयं भी करता था और प्रत्येक बुधवार एक दिन निश्चित किया हुआ था उसके द्वारा, और इस दिन वह अपनी अदालत वहां पर लगाता था। इसके अलावा अन्य स्थानों के ऊपर प्रांतों के अंदर काजी उल कुजात न्याय का कार्य करते थे। इसके अलावा अन्य स्थानों के ऊपर काजी भी न्याय का कार्य करते थे। प्रांतों में सिकदार फौजदारी का और मुंसिफ फौजदारी और दीवानी से संबंधित मुकदमों का जो है निर्णय करते थे। तो इस प्रकार एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली को भी शेषा सूर्य के द्वारा अपनाया गया। अगर पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो शेषा सूर्य ने पुलिस विभाग की अलग से व्यवस्था न कर जो सेना को ही इस कार्य को सौंपा गया। एक तरह से सेना के पास दोहरे कार्य थे। शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को पूरी बनाने की जिम्मेदारी एक तरह से पूर्ण रूप से सैन्य प्रशासन को दी गई थी। प्रांतों में सिकदार मुंसिफ तथा गांव में मुकद्दम शांति व्यवस्था का कार्य करते थे और वे अपने क्षेत्र से संबंधित विवादों का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए उत्तरदायी थे। शेषा सूरी ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी, जिसे अलाउद्दीन की डाक व्यवस्था और गुप्तचर विभाग को एक तरह से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें दरोगा या डाक चौकी इस विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। इस विभाग के अधीन समाचार लेखक और वाहक होते थे, जिनका कार्य महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति कर दरबार तक पहुंचाना था। शेषा ने प्रत्येक 2 कोस के ऊपर एक डाक चौकी भी स्थापित की गई थी, जिनके माध्यम से जो है सूचनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। तो एक तरह से गुप्तचर विभाग भी उसके द्वारा, सक्रिय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना उसके द्वारा की गई है। मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसकी मुद्रा व्यवस्था जो है वर्तमान मुद्रा व्यवस्था का आधार रही है। शेषा ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया था। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये चांदी का रुपया सिक्का है जो कि शेषा सूर्य के द्वारा चलाया गया था। और ये चांदी का ये जो रुपया सिक्का है जो 180 गेंद का था, जिसमें लगभग 175 गेंद चांदी थी, यानी कि लगभग 97% के आसपास इसके अंदर चांदी थी। वहीं दाम सिक्का जो है 330 गेंद का था और रुपया और दाम का अनुपात भी शेषा सूर्य के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो लगभग 1:64 था। तो इस प्रकार एक नवीन प्रयोग उसने मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र के अंदर किया। साथ ही सिक्कों के ऊपर शेषा सूरी ने अपना नाम और टकसाल का नाम अरबी और फारसी में तथा कुछ सिक्कों के ऊपर नागरी भाषा में भी अंकित कराया। तो इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण सुधार ये माना जाता है। और प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ ने इस संदर्भ में कहा है कि शेषा सूरी द्वारा निर्मित यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार रहा है। तो ये जो मुद्रा व्यवस्था थी शेषा सूरी की, बहुत अंग्रेजों के शासनकाल तक ये निरंतर चली आ रही थी। तो इस प्रकार ये रुपया जो वर्तमान संदर्भ में भी हमें ब्रिटिश काल तक भी इसका बहुत आधार रहा है। अगर सार्वजनिक निर्माण कार्यों के संदर्भ में शेषा सूर्य का मूल्यांकन किया जाए तो उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया और इन सराय में प्रत्येक में एक कुआं और एक मस्जिद भी बना। तो कह सकते हैं कि लगभग अपने साम्राज्य के अंदर एक व्यापक स्तर के ऊपर इसके द्वारा सराय या धर्मशालाओं का निर्माण कार्य करवाया गया। इसके द्वारा प्रत्येक 2 कोस के ऊपर एक डाक चौकियां भी स्थापित की गई, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इन डाक चौकियों पे मुख्य रूप से जो है डाक व्यवस्था एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयोग में की गई। साथ ही यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की गई थी डाक चौकी वाले स्थान पर। शेषा सूरी ने सहसाराम बिहार में से स्वयं का मकबरा बनवाया, जो अपनी अद्भुत स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप इस पिक्स के अंदर देख रहे हैं, ये शेषा सूरी का मकबरा है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और काफी स्थापत्य की एक इंडो सैनिक शैली का जो है श्रेष्ठतम उदाहरण इसे माना जा सकता है। इसके अलावा शेषा सूरी ने अपने साम्राज्य में सड़कों का भी निर्माण कराया। ये सड़कें जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती हैं, जिनका अस्तित्व वर्तमान तक भी बना हुआ है। आज जिसे हमें इस क्षेत्र के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं, वो इस रूप में जो शेषा सूरी द्वारा स्थापित किए गए ग्रैंड ट्रंक रोड है, वर्तमान संदर्भ में इसे नेशनल हाईवे का भी स्थान ले लिया है, ये माना जाता है, जो वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। और ये मुख्य रूप से 4 सड़कें थी, जैसा कि आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं।
पहली जो सड़क थी सोनार गांव से लेकर रोहतास तक बढ़ाई गई, जिसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता है। ये सोनार गांव जो कि बंगाल में था और रोहतास जो कि बिहार तक था, और ये सड़क आज भी वर्तमान में यथावत बनी हुई है। दूसरी जो सड़क थी वो आगरा से बुरहानपुर तक निर्मित की गई। तीसरी आगरा से जोधपुर, और चौथी सड़क जो है लाहौर से मुल्तान। और इन चारों सड़कों को समृद्ध रूप से, समग्र रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शेषा सूर्य के द्वारा एक उन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। शासन व्यवस्था के अंदर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, और इन परिवर्तनों के कारण ही प्रसिद्ध इतिहासकार केन ने इस संदर्भ उनके संदर्भ में कहा है कि किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार ने भी इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने दिया है। और इस रूप में इसकी जो शासन नीति है वो सर्वश्रेष्ठ शासन नीति रही है, जो अकबर की इस शासन नीति का भी मूल आधार रही है। धन्यवाद।